सभ्यताओं के इस क्रम के अंदर आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की आहट सभ्यता को। आहट सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इस सभ्यता का नामकरण आयर नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे आहट सभ्यता भी कहा गया है। आयर नदी गोलकुंडा की पहाड़ियों से निकलती है और उदय सागर में गिरती है। उदय सागर तक इस नदी को आयर नदी कहा जाता है और उदय सागर के आगे इस नदी को बेड़स नदी कहा जाता है। बेड़स नदी के रूप में यह नदी अपना जल बनास नदी के अंदर गिराती है और बनास नदी की यह सहायक नदी होने के कारण इस सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के कुछ और भी नाम हमें प्राप्त होते हैं। इसे आहड़, धूलकोट, गोरेवाकोट या आघातपुर सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस सभ्यता की खोज का श्रेय A.K. व्यास यानी अक्षय कीर्ति व्यास को इसका श्रेय जाता है। इन्होंने उसे 1953 में इस सभ्यता की खोज की थी। इस सभ्यता के उत्खनन को लेकर R.C. अग्रवाल, V.M. मिश्र और हसमुख धीरजलाल साकलिया द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। इस सभ्यता के अंदर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उत्खनन के समय राज्य सरकार की तरफ से यहां पे कौन से दो लोग मौजूद थे। तो राज्य सरकार की तरफ से विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती उत्खनन के समय यहां पे मौजूद रहे। आयर सभ्यता के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन प्रश्न में आयर सभ्यता के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, वह यह है कि आयर सभ्यता का पतन भूचाल से हुआ था। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का है। अगर बात करते हैं आयर सभ्यता के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके, क्योंकि परीक्षा के अंदर फैक्ट्स ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का एक नाम ताम्रवती सभ्यता भी है। यहां पे हम बात करेंगे कि ताम्रवती सभ्यता अलग है और ताम्र सभ्यताओं की जननी सभ्यता अलग है। ताम्र सभ्यताओं की जननी सीकर में स्थित गरेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, जो कि कांतनी नदी के किनारे स्थित है। और ताम्रवती सभ्यता की जब बात करते हैं तो वो सभ्यता है आहट सभ्यता, क्योंकि यहां पे हमें कई तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके, तो यहां हमें तांबे गलाने की भट्टियां और तांबे की कुल्हाड़ी यहां से हमें प्राप्त होती है। बिना हत्थे के पात्र या तो ईरानी सभ्यता में प्रचलित थे या बलूचिस्तान में स्थित सभ्यता में बिना हत्थे के पात्र प्रचलित थे। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिना हत्थे के पात्रों का आहट सभ्यता में पाए जाने का मतलब यह है कि इन सभ्यताओं का ईरानियन या बलूचिस्तान में स्थित सभ्यताओं के लोगों से इनका संपर्क था। वहीं हमें एक बैल का खिलौना भी यहां से प्राप्त होता है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा बनासन दिन की संज्ञा दी गई है। इसमें एक अपोलो की एक यूनानी मुद्रा प्राप्त होती है और इस मुद्रा के एक तरफ यूनानी देवता अपोलो का चिन्ह है, जिनके हाथ में एक तीर और पीछे की तरफ तर्कस है, और उसके बैक साइड में अगर हम बात करें तो एक त्रिशूल का चिन्ह अंकित है। यहां हमें गेहूं पीसने की चक्की और कुछ गोरे व कोठे मिले हैं। गोरे व कोठे बेसिकली अनाज रखने के भंडार थे, यानी मिट्टी से बनाए गए अनाज रखने के भंडार को गोरे व कोठे कहा जाता है, जो आहट सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। यहां एक चक्रकूट पद्धति के भी साक्ष्य मिले हैं। चक्रकूट पद्धति बेसिकली घरों को बारिश के काल में सुखाने की एक पद्धति थी, यानी घरों के बाहर या आंगन के अंदर इस प्रकार से 15 से 20 फीट का गड्ढा खोदकर उसके अंदर कुछ मटके लगा दिए जाते थे, और यह मटके जब बारिश में पानी भर जाता था तो उस पानी को सोखने का कार्य करते थे। यानी सोखने की पद्धति, यानी मटकों को लगाकर इस सोखने की पद्धति को चक्रकूट पद्धति भी कहा जाता है। यहां पे हमें 4 से 6 चूल्हे एक ही मकान से प्राप्त होते हैं, जिसका तात्पर्य यह निकाला जा सकता है कि यहां पर सामूहिक भोजन की व्यवस्था की जाती होगी। यह सामूहिक भोजन की व्यवस्था यहां पर प्रचलित थी। यहां पर हमें रंगाई और छपाई के ठप्पे भी प्राप्त होते हैं। आहट सभ्यता का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि यहां के लोग चांदी से अपरिचित थे। चांदी की धातु को ये लोग नहीं जानते थे और ये लोग चांद से परिचित थे। आहट सभ्यता के रिगार्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और आने वाले वीडियो के अंदर हम इतिहास के कुछ और टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे।